में खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामलों की जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। सर प्लीज कम ऑन द स्टेज। और कई अहम मंत्रालय, क्योंकि इसलिए भी हो जाता है आजकल जो गैस की किल्लत की समस्या आ रही है, तो वो मंत्रालय संभाल रहे हैं। यहाँ पर बातचीत के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगी हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी। मैम, ओवर टू यू। थैंक यू सो मच हितेंद्र। और लगातार सुबह से हरियाणा न्यूज के इस फरीदाबाद कॉन्क्लेव के जरिए फरीदाबाद के विकास पर और फरीदाबाद के चैलेंजेस पर हम बात कर रहे हैं। और अब जो ये सेशन है ये बेहद खास है, क्योंकि हमारे साथ इस वक्त इस सेशन में राज्य मंत्री राजेश नागर जी हैं, जिनका मैं चाहूंगी तालियों से आप सभी स्वागत कीजिए। क्योंकि मंत्री जी आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट विभाग हैं। एक तो ऐसा ही है जिसको लेकर आजकल चर्चाएं बहुत हॉट हैं, और उस पर भी हम आपसे बात करेंगे। और तमाम आपने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए क्या काम किए, क्योंकि जब एक नेता चुन के विधानसभा में पहुंचता है, मंत्री का दायित्व देना है या क्या देना है वो तो पार्टी बाद में डिसाइड करती है, लेकिन जो जनता आपको विधायक बनाती है उसकी बहुत सारी उम्मीदें होती है। और इस फरीदाबाद कॉन्क्लेव के जरिए मैं चाहूंगी कि आप उस दृष्टि से हमें ज्यादा बता पाएं कि आपने गांव के लोगों के साथ उनके विकास के लिए कितने कुछ काम किए हैं। तो बहुत स्वागत आपका हरियाणा न्यूज के इस कॉन्क्लेव में। धन्यवाद बहुत बहुत। काम की अगर आप बात कर रहे हैं तो मैं बताना चाहूँगा कि 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से अगर मैं बात करूं पूरे हरियाणा में जो एक विज्ञान भवन या कन्वेंशन हॉल जो बन रहा है वो तिगांव विधानसभा में बन रहा है, उसका काम चल रहा है और ऑलमोस्ट 40% 50% के करीब कंप्लीट भी हो चुका है और जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। मैं बात करूं वुमेन कॉलेज की तो हमारे गांव नचौली में वुमेन कॉलेज बनकर तैयार हो चुका है और उसमें हमारी बच्चियां पढ़ भी रही हैं। और अगर मैं बात करूं, एक एक करके करेंगे, फिर आप आराम से बता दीजिएगा। मुझे लग रहा है बहुत सारे काम हैं जो आप बताने के लिए बहुत ही उत्सुक भी हैं कि आप बताएं कि भाई ये मेरा रिपोर्ट कार्ड है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन सबसे पहले मैं चाहूंगी बात सिलेंडर को लेके कर लें हम। एलपीजी सिलेंडर को लेके इतना ज्यादा कियोस्क एक पूरे देश में देखने को मिला, बहुत ज्यादा परेशानी और इतना ज्यादा एक ऐसा डर का माहौल हो गया था कि भाई सिलेंडर खत्म हो जाएगा हमारे पास, फिर गैस बचेगी नहीं तो हम खाना कैसे पकाएंगे। उस सिचुएशन को डील करने में अभी हम 4-5 दिन पहले की बात करें और आज की बात करें, कितनी कामयाब आप सरकार को मानते हैं, सरकार के एफर्ट्स को मानते हैं, और आखिर क्यों इतना ज्यादा लोग परेशान हो गए कि उनको लगा कि सिलेंडर खत्म ही हो गया, मिलेगा ही नहीं अब। देखो, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से, जो पैनिक लोग कर रहे हैं वो ना करें। घरेलू सिलेंडर, डोमेस्टिक सिलेंडर की किसी तरह की कोई कमी नहीं है। अब आज और कल की अगर हम बात करें, किसी भी गैस एजेंसीज पे कोई लाइन नहीं थी। थोड़े दिन जो लोगों में पैनिक हुआ वो संभल गए। और अगर बात करूं मैं अपने अधिकारियों की, मैंने सभी जो हमारी 22 जिले हैं, 23 हो गए, अब 23 जिले हैं, सभी डीएफएससी से, डीसी से हमारी बात हुई। हमारे सभी आला अधिकारी, उससे पहले हमारे मुख्यमंत्री जी ने सभी डीसीज, एसपी से, सीपी से बात की और लगातार हम इस पे निगरानी रखे हुए हैं। और सभी डीएफएससीज को ये कहा गया है कि डेली की डेली रिपोर्टिंग करें कि आज क्या स्टॉक है, कितना स्टॉक था और कितना पीछे से हमारे को सप्लाई हुई है। तो इस तरह की कोई भी जरा भी घरेलू जो हमारे एलपीजी की बात करें तो कहीं से भी कोई हमारे को दिक्कत नहीं है और ना अभी आने वाले समय में एलपीजी घरेलू सिलेंडर की कोई दिक्कत है। लेकिन जब आप तस्वीरें देख रहे थे और लोग इतनी लंबी लंबी लाइनों में लगे थे, कह रहे थे भाई सिलेंडर नहीं मिल रहा है, ब्लैक में मिल रहा है, 2000-3000 कुछ भी मांगा जा रहा है, तो एक बारी को आपको भी डर लगा था कि भाई ये क्या हो गया अचानक से, जब हमारे पास स्टॉक का ऐसा भी नहीं है कि खत्म हो गया है, और फिर भी ये पैनिक आखिर क्यों? तो इसको आपने देखने की कोशिश की कि आखिर क्यों हुआ, कैसे हुआ, इतना पैनिक क्यों फैला? देखो, अगर हम जब वॉर से पहले की अगर हम बात करें तो जब नॉर्मल डिलीवरी हमारी हुआ करती थी सिलेंडर की, वो 1.5 लाख से 1,80,000 के करीब हुआ करती थी। पर जब ये सिचुएशन थोड़ी सी टेंस हुई तो उसमें 2,35,000 36,000 तक ये डिलीवरी चली गई। पर फिर भी हमने लोगों को 2,35,000-36,000 तक डिलीवरी दी। और पर लोग ये समझने लगे कि भाई पे ये दिक्कत हो जाएगी, तो इसलिए जैसे किसी के पास 2 सिलेंडर हैं या किसी के पास 2 कनेक्शन है तो 4 सिलेंडर हैं, तो वो लोग ये करने लगे कि भाई पैनिक
एक हो गया कि भाई हम स्टॉक करने लग जाएं, हम 4 हैं तो चारों को हम रिफिल करके हम इसको घर पे रखें, पर इस तरह की कोई ऐसी पैनिक होने की जरूरत नहीं है। हमारी पूरी जो भी अधिकारी हैं, चाहे हम बात करें डीसीज की, डीएफएससीज की, डीसीज की, सीएमओज की, एक टीम बना के हमने रखी हर एक जिले में, कि जो पूरे जिले में जो भी गैस एजेंसीज हैं उनको वॉच करे, समय समय पर कोई दिक्कत आती है, कोई शिकायत आती है तो तुरंत कार्रवाई करें। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमने 5-6 जिलों में कार्रवाई भी की, चाहे कुरुक्षेत्र की बात हो, मैं फरीदाबाद की भी बात करूं, करनाल की भी बात करूं, गरौंदा की बात करूं, कई डिस्ट्रिक्ट्स में हमने तुरंत कार्रवाई भी की, सिलेंडरों को भी सीज किया। और जहां से ऐसी कुछ खबरें आई फतेहाबाद की, तो हमने एफआईआर तक भी करी है, जहां से हमें ये खबरें आई कि यहाँ पर कुछ दिक्कत है या कोई जो गड़बड़ पाई गई या स्टॉक में कमी पाई गई, जो भी एजेंसीज है उनमें तुरंत कार्रवाई भी हमने की है। देखते हैं प्रदेश का जो मुखिया होता है ना, उसको बड़ी टेंशन हो जाती है कि भाई मेरे प्रदेश में किसी तरीके की कोई परेशानी ना आए। जब सिलेंडर की किल्लत की बात चली, सीएम साहब भी सामने आए, बकायदा पूरा बयान दिया, जो भी सिचुएशन है करंट उसको समझाने की कोशिश की। आपसे भी आई एम श्योर सीएम साहब की बात हुई होगी। क्या आदेश सीएम ने आपको दिए इस सिचुएशन से निकलने के लिए, और तुरंत अधिकारियों से फीडबैक लेकर जो स्टॉक कर रहे हैं लोग, लगातार ब्लैक मार्केटिंग करके लोगों को हजारों रुपए में बेचने की कोशिश कर रहे हैं, तो तुरंत उन पर एक्शन लेने की बात कही सीएम साहब? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे मैंने बताया कि सीएम साहब ने जब ये सिचुएशन स्टार्ट हुई थी, उसी समय सभी अधिकारियों के साथ एक बैठक की, और बैठक में ये निर्देश दिए गए कि कोई भी किसी भी तरह की कहीं से भी कोई खबर आती है जमाखोरी की या ब्लैक मार्केटिंग की, साथ के साथ कार्रवाई करें, तुरंत कार्रवाई करें, और जो भी इसमें जिम्मेदार है उसको ना बख्शा जाए। और एफआईआर करनी है तो एफआईआर करें, सीज करना है सिलेंडर सीज करें, और भी जो भी कार्रवाई बनती है कार्रवाई करें, जिससे कि जो हमारे उपभोक्ता हैं, हमारे कंज्यूमर हैं, उनको किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना है। घरेलू गैस की तो चलिए आप बता रहे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कमर्शियल सिलेंडर्स को लेके प्रॉब्लम आज कहाँ पे खड़ी है सर? और आप लोग उस प्रॉब्लम से भी कैसे जल्दी से हरियाणा को निकाल पाएंगे? देखो, अभी जल्दी एक एडवाइजरी हमारे को केंद्र की तरफ से आने वाली है। अभी हम अगर कॉमर्शियल सिलेंडर्स की बात करें तो हॉस्पिटल्स के लिए कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके लिए किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, और किसी बेटी की कोई शादी है, अगर उसको कोई इस तरह का कोई सिलेंडर कॉमर्शियल चाहिए तो उसके लिए भी निर्देश दिए गए हैं कि भाई उनको भी अगर सिलेंडर चाहिए तो सिलेंडर दिए जाएँ। और मुझे उम्मीद है कि 1 या 2 दिन में जल्दी ये एडवाइजरी में कुछ चेंजेस आएंगे, और हम ज़्यादा सप्लाई, अभी 20 से 30% जो सप्लाई हम दे रहे हैं, इस सप्लाई को हम और ज़्यादा बढ़ा पाएंगे। तो मतलब कमर्शियल सिलेंडर्स जिनको चाहिए उनको भी आप लोग राहत दे देंगे अभी 1 से 2 दिन में? जल्दी उम्मीद है हमें कि उसमें भी हमें सेंटर से कुछ अभी एडवाइजरी आने वाली है, कि क्योंकि हमारे 2 शिप जो हैं वो जल्दी आने वाले हैं, और उम्मीद है कि वो जैसे ही आते हैं तो जो दिक्कत जो आ रही है जो कमर्शियल सिलेंडर में, ये जल्दी दूर हो जाएगी। ये तो हरियाणा वालों को एक खुशखबरी दी आपने, क्योंकि खाना सबके घर में बनता है, और आपके घर में तो कोई दिक्कत नहीं आई ना सिलेंडर की? नहीं, मैंने अभी जो बात की थी कि एक पीएनजी कनेक्शन के लिए हमने सभी पीएनजी, जो भी पीएनजी का कनेक्शन लेना चाहता है उसको साथ के साथ बिना फॉर्मेलिटीज के, बाद में फॉर्मेलिटीज पूरी होती रहेंगी, और सभी कंपनीज को निर्देश डायरेक्शन दी गई है भी जो भी पीएनजी कनेक्शन अगर मांगता है तो उसको कनेक्शन दे, क्योंकि पीएनजी की जरा भी कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे कहते हुए, आपको बताते हुए ये भी बताना चाहता हूँ कि कुछ हमारे जो हॉस्पिटल्स हैं वो पीएनजी में कन्वर्ट हो गए, कुछ हमारे यूनिवर्सिटीज़ हैं वो भी पीएनजी में कन्वर्ट हो गए, और जो भी बड़े होटल्स और जो रेस्टोरेंट्स हैं जो भी डिमांड कर रहा है या मांग रहा है कि हमें नए पीएनजी कनेक्शन दिए जाएं, तो उनके लिए भी हमने प्रोविजन रख दिया है, और डायरेक्शंस दिए हैं सभी कंपनीज को, भाई इनको साथ के साथ ही पीएनजी कनेक्शन दिए जाएं, पीएनजी को बढ़ावा भी मिले, और जो रिसोर्सेज हैं हमारे कम से कम इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो, कि आपदा में इस तरह की कोई परेशानी ना आए। बिल्कुल सभी जो हमारे पीएनजी की कंपनीज हैं या कॉन्ट्रैक्टर्स हैं जो भी हमारे प्रदेश में, सभी को डायरेक्शन है सीएम साहब की तरफ से कि भाई जो भी अगर कनेक्शन मांगता है तो उसको तुरंत के तुरंत, जल्दी से जल्दी जितना हो सके उनको कनेक्शन मिल जाए, जिससे अगर जो उनकी दिक्कत भी है, जो कॉमर्शियल सिलेंडर या कॉमर्शियल सिलेंडर से जो भी उनको सप्लाई चाहिए होती वो दूर हो जाए। तेगांव पे आ जाते हैं सर अब, क्योंकि तेगांव वासी भी बहुत सारे सवाल उन्होंने हमें लिख के दिए कि मंत्री जी से आप ये जरूर पूछेगा। लगातार दूसरी बार जीते तो जो
पहली बार के चुनाव में अमित शाह जी ने वादा किया था, वो वादा भी पूरा कर दिया। बड़ी ताकत आपको मिल गई। उस बड़ी ताकत का तिगांव के विकास के लिए मंत्री साहब कितना इस्तेमाल कर रहे हैं और कितनी तेजी से तिगांव को विकास की तरफ आगे बढ़ा रहे हैं? देखो, मैंने पहले भी आपसे बताया था कि जैसे 500 करोड़ से ज़्यादा की लागत से कन्वेंशन हॉल, एक विज्ञान भवन का काम चल रहा है। कॉलेजेस की बात करी, स्कूल की बात अगर मैं कहूँ, कई स्कूल को अपग्रेड भी कर दिया गया है। नई बिल्डिंग्स भी हमारी तिगांव की, गर्ल्स की, बॉयज़ की बनकर तैयार हो गई है। फरीदपुर की बिल्डिंग भी बनकर तैयार हो गई है। बड़ौली की बात करें, उसको भी अपग्रेड करके 12th तक बनाया गया है और उसकी बिल्डिंग भी, हमारी प्राइमरी विंग और सीनियर विंग दोनों की बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई है। इस तरह से अगर हम बात करें हॉस्पिटल्स की, हमारा तिगांव का खुद का जो पीएससी था उसको सीएससी में अपग्रेड कर दिया गया है। और अगर आप बात करें उसकी रोड्स की बात करें, तो अगर रोड्स हमारी खेड़ी पुल से मझावली तक की रोड जो 4 लेन है वो बनकर तैयार हो गई है। हमारी एक रोड बल्लभगढ़ तिगांव मझावली की जो रोड बहुत पुरानी एक मांग थी, उसको भी वो भी बनकर तैयार हो गई है। इसी तरह से जो भी और हमारी रोड थी, सेक्टर रोड थी, ग्रेटर फरीदाबाद की जो भी रोड थी, उनका भी ऑलमोस्ट सबका टेंडर हो चुका है। और जो पहले बनी थी, जो दोबारा बारिश की वजह से खराब हो गई थी, टूट गई थी, उनका भी दोबारा से 32 करोड़ का टेंडर हो गया और वो भी, उन पर भी काम चल रहा है। क्योंकि ये जो बीच में बारिश जो आ गई थी या सर्दियों में जो काम नहीं हो पाता है, अब उनका काम भी बहुत तेजी से चल रहा है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं, मैं बीच में सवाल भी ले लेती हूँ, फिर आप आगे आगे भी बताते रहिए, क्योंकि आपने मंझावली का जिक्र किया। मंझावली पुल, हालांकि लोगों को तो अब तक वो ये इस्तेमाल करने के लिए मिला नहीं है। आप लोग भले ही कहें कि हमारी तरफ से काम हो गया है, यूपी की तरफ से काम लटका हुआ है, तो उसमें और कितना इंतजार तिगांव के लोगों को करना पड़ेगा? कब तक वो पुल शुरू हो पाएगा? देखो, हमारा अगर बात करें हरियाणा की तरफ से पूरा हमारा काम हो चुका है। चाहे पुल की बात हो या सड़क की बात हो, रोड की, हमारी तरफ से पूरा काम 1 साल के करीब हो गया है, पूरा हो गया। अब थोड़ा प्रॉब्लम आई थी, जो दिक्कत थी वो यूपी की तरफ से थी, तो उन्होंने कुछ टाइम लग गया उनको ज़मीन एक्वायर करने में, किसानों से बात करने में। वो ज़मीन एक्वायर हो गई है ऑलमोस्ट और किसानों को कंपनसेशन मुआवजा भी दे दिया गया है। रोड की कनेक्टिविटी जो उन्होंने बनानी थी, रोड पे काम भी उनकी तरफ से चालू हो गया और मुझे उम्मीद है कि 5-6 महीने में उनका काम ये पूरा हो जाएगा। और ये जो हमारी मझावली पुल की जो बहुत लंबी एक वेटिंग थी, जो बहुत दिनों से एक मांग थी मझावली पुल की, उसकी हमारी कनेक्टिविटी जल्दी 5 या 6 महीने में चालू हो जाएगी। नहर पार का जो हमारा इलाका है मंत्री जी, जमीन के रेट तो बहुत ज्यादा हैं। अब कोई खरीदने के लिए जाए तो करोड़ों रुपए खर्च करने पड़ते हैं, लेकिन लोग कह रहे हैं फैसिलिटीज उस हिसाब से नहीं है या प्लानिंग उस हिसाब से उस एरिया की स्पेसिफिकली नहीं की गई। आपको लग रहा है कि आज की डेट में ये चैलेंज है और क्या उसको ठीक ढंग से प्लान किया जाना चाहिए था उस पूरे एरिया को? देखो, अगर मैं बात करूं नहर पार, इसका नाम हमारे मुख्यमंत्री पूर्व में रहे मनोहर लाल जी ने उसका ग्रेटर फरीदाबाद नाम दिया और हमें एक पहचान दी। आज नहर पार नहीं, हम उसको ग्रेटर फरीदाबाद कहते हैं। और आने वाला टाइम, आने वाला फ्यूचर फरीदाबाद का है, क्योंकि ग्रेटर फरीदाबाद जो एक नया टाउन, नई सिटी बन रहा है और जो बस रहा है, इसमें ज़्यादातर आप देखेंगे हाई राइज बिल्डिंग आ रही है, इसमें आप देखेंगे नए सेक्टर्स आ रहे हैं, इसमें आप देखेंगे कि नए जो सेक्टर्स में फ्लोर्स बन रहे हैं वो आ रहे हैं। और ये प्लानिंग के साथ बनाया गया कि अगर बात करें ओल्ड फरीदाबाद जो एनआईटी है और जो इधर मथा रोड से इधर है, तो उसमें जो बसा था वो बहुत पुराना टाइम हो गया और उसमें अब आगे स्कोप भी नहीं है कुछ एक्सपेंशन की बात करें और उसमें जो फर्दर कुछ और करने अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शंस बहुत ज्यादा उस एरिया में नहीं, उसके लिए मुख्यमंत्री जी ने हमें पूरा रोक लगा दी है। अब कोई रजिस्ट्री नहीं हो रही है नई, क्योंकि एनओसी की जरूरत होती है, कोई नई रजिस्ट्री कराता है। एनओसी सब जगह बंद कर दी गई हैं और अनऑथराइज वाला सिस्टम जो था पहले थोड़ा बहुत, वो सब बंद हो गया है। और अब आने वाला टाइम में जो आपको बता रहा था, आने वाला फ्यूचर अगर फरीदाबाद का है तो ग्रेटर फरीदाबाद का है, क्योंकि इसकी कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है। चाहे हम बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेसवे की बात करें तो ये पूरा ग्रेटर फरीदाबाद के साथ साथ जा रहा है और आपका जयपुर जाना हो, बड़ौदा जाना हो, चाहे बॉम्बे जाना हो तो इसी से आप जा सकते हैं। चाहे दिल्ली की बात करें, दिल्ली अगर हमने जाना है तो थोड़ा सा काम जो आश्रम के पास जो काले खां सराय को जो जोड़ रहा है उस पर 1 या 2 महीने का काम रह गया। और हम यहाँ से बात करें 15 सेक्टर से या बीपीटीपी पुल से अगर काले खां सराय हमें जाना हो तो 15 से
16 मिनट या 15 से 20 मिनट में हम पहुंच जाएंगे इस बॉम्बे बड़ौदा एक्सप्रेस से, जो पहले 1 घंटा सवा घंटा या ज़्यादा भी पहले लगता था। चाहे हम बात करें कालंदी कुंज की या नोएडा की, ग्रेटर नोएडा की, इससे कनेक्टिविटी इतनी अच्छी हो गई है कि तो इसका जो सारा अगर बात है करें तो इसका सब अगर उसको फायदा होता है तो ग्रेटर फरीदाबाद के लोग जो यहाँ पर रह रहे हैं, जो नया सिटी, इसमें हाई राइज बिल्डिंग भी आ रही हैं, इसमें जो एक नया जो फरीदाबाद बन रहा है, इसमें ज़्यादातर लोग जो सर्विस क्लास लोग रह रहे हैं, जो फ्लैट्स में रह रहे हैं, एक सिक्योरिटी रीजन से भी अगर बात करें, सोसाइटीज़ में जो रह रहे हैं, हाई राइज बिल्डिंग्स में जो रह रहे हैं, उनको एक सिक्योरिटी भी मिलती है, क्योंकि एक 24 आवर्स उनके पास इलेक्ट्रिसिटी बैकअप है, 24 आवर्स उनके पास सिक्योरिटी भी है, जो चाहे वॉचमैन के रूप में। सिक्योरिटी तो वैसे भी बहुत चाहिए, क्योंकि आप देखिए क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ रहा है और लगातार लोगों को ये समझ में नहीं आ रहा है। आप कह रहे हैं आने वाला वक्त फरीदाबाद का है, आने वाला वक्त गांव का है, लेकिन वो कैसे होगा? भले ही कनेक्टिविटी के मामले में हम आगे हों, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन अभी भी थोड़ी सी चैलेंजिंग है और आप लोगों को उस पर निरंतर कोई ठोस कदम उठाने ही पड़ेंगे, तभी स्थिति ठीक होगी। फिर हम आ जाएं साफ सफाई, तो उसको लेके भी एक चैलेंज है। आप देख रहे हैं हर जगह पे कूड़े के छोटे छोटे ढेर हमें दिख ही जाते हैं। रोड्स आप कह रहे हैं हालांकि आपने पूरी दुरुस्त करने का काम कर लिया है, लेकिन सड़कों में गड्ढे भी लोगों को परेशान करते हैं। तो कैसे आने वाले फ्यूचर को आप देख रहे हैं कि गांव का रहने वाला है? देखो, जैसे मैंने बताया, कनेक्टिविटी किसी भी सिटी की, किसी भी टाउन को या किसी भी कंट्री को या स्टेट को डेवलप जब भी कहा जा सकता है जब उसकी कनेक्टिविटी अच्छी हो, सुगम हो। और ये कनेक्टिविटी का ही जो एक मैं पहले भी बोला कि कनेक्टिविटी, चाहे जो जेवर एयरपोर्ट है, अगर जेवर एयरपोर्ट को फरीदाबाद में अगर बात करें फरीदाबाद की, तो सबसे पहला अगर कोई विधानसभा या सिटी या टाउन को उसको अगर कनेक्ट करता है जो, तो वो तिगांव विधानसभा ही आती है। चाहे बात करूं मैं ग्रेटर फरीदाबाद की, तो वो पहले आती है। उसके लिए भी हमारी कनेक्टिविटी केली से एक जो गांव से जो राउंड अबाउट है, वहाँ से सीधा एक एलिवेटेड रोड भी हमारा नया बनने जा रहा है, और एक जो पुराना एक जो काम चल रहा था जो जेवर एयरपोर्ट को भी जोड़ेगा और ये केजीपी को भी जोड़ेगा, यमुना एक्सप्रेस वे को भी जोड़ेगा, उस पर भी काम चल रहा है और वो भी जल्दी पूरा हो जाएगा। और जो लोग हम अब बात करें, हमें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट अगर जाना पड़ता है तो उसमें हमें 1 से 1.5 घंटे और ज़्यादा भी समय लग जाता है पीक आवर्स में। पर अगर हम बात करें जेवर एयरपोर्ट की, तो अगर हमें ग्रेटर फरीदाबाद के लोगों को अगर जेवर एयरपोर्ट जाना हो तो हम 35 से 40 मिनट में जा पाएंगे। और ये सिग्नल फ्री सपना साकार कब होगा? बिल्कुल हो रहा है। एक रोड का काम तो चल ही रहा है और दूसरे जो अभी केंद्र की तरफ से हमें मंजूरी मिली है उस पे भी जल्दी काम चालू हो जाएगा। और मुझे उम्मीद है जिस तरह से हमारी केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार रोडों पे काम कर रही है, कनेक्टिविटी पे काम कर रही है, हाईवेज पे काम कर रही है, आपका कोई भी डिस्ट्रिक्ट का ना या कोई भी टाउन जो बड़ा शहर है जो भी हरियाणा का, कोई ऐसा नहीं होगा जिसमें 1, 2 या 3 या 4 उससे ज़्यादा भी हाईवेज से उसको कनेक्ट ना किया गया हो। यमुना में जिस तरीके से बाढ़ की भी बहुत बारी चीजें सामने आ जाती हैं और आप लोग हालांकि कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ओखला बैराज के आसपास जितने भी घर हैं और किसान हैं उनकी फसलों को भी नुकसान होता है, घरों में पानी चला जाता है। ऐसे में उसको लेके कोई स्थायी समाधान हो पाएगा, निकल पाएगा उस तरफ आपकी कोशिशें? बिल्कुल। अभी ये जो हमारा बजट है जो आया अभी, उसमें हमारे मुख्यमंत्री जी ने इस पे एक रोक लगाने के लिए जो छोटा एक डैम या बांध के लिए अलग से फंड दिया है और मुझे उम्मीद है ये जल्दी बनकर तैयार हो जाएगा। और जो बाढ़ के फ्लड के टाइम में कई बार शिकायतें आती थी, पानी जो हमारे कई गांवों में आ जाता था, उससे हमें निजात मिलेगी, उससे हमें जो आता था पानी वो रुकेगा और जल्दी इस पे जो ये ठोकर या बांध या जिसको जो मिनी बांध कह रहे हैं ये लगेगा, जिससे जो पानी आता था वो रुक जाएगा। अभी आने वाले मानसून से पहले ये काम हो पाएगा या अभी लंबा वक्त लगेगा? अभी थोड़ा समय उसमें लगेगा और जल्दी ये काम पूरा हो जाएगा। इसके अलावा और भी बहुत सारे चैलेंजेस हैं। लोग कह रहे हैं कि अपना सरकारी एक ऐसा हॉस्पिटल नहीं है जहां पर जाके वो तमाम चीज़ों को बहुत आसानी से करवा सकते हैं, जाएंगे तो प्राइवेट में जाना पड़ेगा, या फिर हॉस्पिटल्स ऐसे हैं जहां पे बड़ी सुविधाएं नहीं हैं। तो तिगांव के लिए कोई ऐसा विजन है कि आपके पास कि एक अच्छा हॉस्पिटल, कम से कम यहाँ पे बड़ा हॉस्पिटल होना चाहिए जिसमें बड़ी बड़ी डिसीजेज, बीमारियों का इलाज आसानी से हो सके? देखो, एक जो हमारा बहुत पुराना हॉस्पिटल बीके हॉस्पिटल, बादशाह खान हॉस्पिटल है, वो 200 बेडेड हॉस्पिटल
है, उसके लिए बजट में हमारे मुख्यमंत्री जी ने उसको 400 बेड का हॉस्पिटल कर दिया गया है। और मुझे उम्मीद है जल्दी हमें ये जो अपग्रेड करा गया है हमारा जो बीके हॉस्पिटल 400 बेडेड हॉस्पिटल हो जाएगा। और जो लोगों की एक मांग थी हमारे प्रधानमंत्री जी की जो एक योजना है आयुष्मान योजना, उसके तहत 5 लाख तक का इलाज हमारे बहुत से हॉस्पिटल जो प्राइवेट हॉस्पिटल भी हैं उसमें भी गरीब परिवार के लोग जो जिनकी जो पहले इलाज नहीं करा पाते थे या जो पैसे के अभाव में अपना इलाज नहीं हो पाता था, या चाहे उनको अपना कर्ज लेना पड़ता था, ब्याज पे पैसे लेने पड़ते थे, घर गिरवी रखना पड़ता था, अब वो लोग 5 लाख तक का जो इलाज है वो किसी भी जो पैनल्ड हमारे हॉस्पिटल है प्राइवेट उसमें भी वो इलाज करा सकते हैं। इलाज तो मिल रहा है, लेकिन बहुत बारी ऐसी खबरें भी आती है मंत्री जी, जब लोग परेशान होते हैं, कहते हैं भाई हॉस्पिटल वाले ही कहते थे कि हम इलाज नहीं करेंगे क्योंकि सरकार से हमारी पेमेंट जो है वो रुकी हुई है। अब हड़ताल की चीजें भी हमने देखी, तो उसको परमानेंटली सॉर्ट करने के लिए क्या सरकार ने कोई कदम उठाया, बातचीत की और मेक श्योर किया कि एक टाइम पे पेमेंट तुरंत हो जाएगी हॉस्पिटल्स को, ताकि आम लोगों को प्रॉब्लम नहीं आए, इलाज नहीं रुके? देखो ये अभी ये बात विधानसभा में भी हमारे विपक्ष के साथियों ने उठाई थी कि भाई जो पैनल्ड हॉस्पिटल है आयुष्मान के उनको जो भुगतान नहीं हो पा रहा, पर हमारे मुख्यमंत्री जी ने इसका जवाब दिया था विधानसभा में सत्र में ही कि भाई कोई भी 2026 तक की जो भी बकाया राशि थी जिन भी हॉस्पिटल्स की उनको अदा कर दी गई है, दे दी गई है। क्योंकि इसमें वेरिफिकेशन, इसमें जांच होती है कि भाई जो इलाज हुआ है सही भी हुआ है कि नहीं हुआ, उसमें थोड़ा समय लगता है, प्रक्रिया थोड़ी टाइम लेती है। क्योंकि कई बार हमें शिकायतें आई भाई इलाज करा नहीं कई जगह और बिल बना दिए और पेमेंट भी कई हॉस्पिटलों ने ऐसे ले ली, तो उनके ऊपर कार्रवाई भी हमने की। तो इसकी रोकथाम के लिए, इस पे चेक रखने के लिए जो जांच है वो उसमें थोड़ा समय लगता है कि भाई जो भी हॉस्पिटल ने जो बिल भेजा है वो सही है कि नहीं है, कोई इलाज हुआ है कि नहीं हुआ, तो उसमें थोड़ा समय लगता है। तो उस वजह से थोड़ी पेमेंट डिले हो जाती थी उनकी। पर अब मैं आपको बताना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, मुख्यमंत्री जी ने बोला था विधानसभा में कि 2026 तक की जो भी 2025 तक की जो भी पेमेंट थी दिसंबर अक्टूबर तक की वो पूरी पेमेंट अदा कर दी गई। जो भी भुगतान था 25 तक का पूरा अदा कर दिया गया। आप लोगों की तो भ्रष्टाचार पे जीरो टॉलरेंस नीति है, इसलिए आप सोचते हैं कि भाई शिकायतें मिलती हैं तो रोक के हम तुरंत चेक करें, कार्रवाई करें और फिर पूरी इंस्पेक्शन करने के बाद ही आगे कोई एक्शन लिया जाए। अभी आपने बुढ़ापा पेंशन में देखा पूरे प्रदेश में बवाल हो गया। आप लोगों ने वेरिफिकेशन के लिए ही पेंशन होल्ड की थी, लेकिन विपक्ष ने कह दिया कि आप लोग बुजुर्गों का सम्मान नहीं कर रहे हैं, उनके सम्मान को ठेस पहुंचा रहे हैं और उनकी बुढ़ापा पेंशन को रोकने का काम कर रहे हैं। देखो ये बात विधानसभा में भी आई थी और हमारे मंत्री किशन बेदी जी ने इसका जवाब दिया था। कुछ समय के लिए इन लोगों ने कहा था कि भी जो पात्र हैं उनकी को ये इसका बेनिफिट मिलना चाहिए, और जो पात्र नहीं है, जो लोग बिना उसके पेंशन ले रहे हैं बिना उसके अपने उम्र के, तो उनको रोका भी जाए। तो कुछ 1 महीने 15-20 दिन के लिए जो एक प्रक्रिया है बार बार उसमें उसको, सरकार को तो बहुत नुकसान हुआ। नहीं कोई बात नहीं, लोगों को पता लग गया कि ये विपक्ष का एक जो ये बिना बात की एक बवंडर बनाने का जो एक वो षड्यंत्र था, वो था कि उसमें 15-20 दिन का कुछ समय लगा था। उसके बाद सभी जो पेंशन थी किसी की भी नहीं रोकी गई थी। ये तो खाली एक मुद्दा बनाया गया था, खाली चेकिंग के लिए कि भी किसी तरह से भी कोई गलत किसी जो पात्र नहीं है उसको वो पेंशन ना ले रहा हो, उसके लिए कुछ 15-20 दिन का समय लगा था। तो और लगातार उसके बाद कोई किसी तरह की कोई शिकायत, उसके बाद तो INLD हो, कांग्रेस हो, उन्होंने तमाम लोगों ने यही कहा कि भाई हमारी वजह से मिल गई, बीजेपी की तो पूरी प्लानिंग थी इसको रोकने की, बंद करने की। हम अगर डराते ना, बताते ना कि भाई अगर बुढ़ापा पेंशन नहीं दी तो फिर सरकार की खैर नहीं, सरकार प्रेशर में आ गई थी। ऐसा कुछ नहीं था। और जो मैंने बताया कि 10-15 दिन जो समय था वो लगा था, और उसकी प्रक्रिया एक जांच की प्रक्रिया जैसे कि भाई वो एक रूटीन में जो चलती है वो चली थी, और उसमें कुछ 10-15 दिन का जो समय था वो डिले हुआ था। उसके बाद कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हुई। तिगांव मंडी में भी लोग अक्सर ये कंप्लेंट करते हैं कि हमें ज्यादा फैसिलिटीज मिलती नहीं है, सुविधाएं वहां पे है नहीं, अधिकारियों की पोस्टिंग नहीं है, उस दिशा में कोई काम कर पाए आप? देखो अगर मैं बात करूं तिगांव मंडी की, एक मार्केट कमेटी का ऑफिस अभी बनकर तैयार हो गया, इसका अभी
कुछ समय पहले उसका उद्घाटन किया था। एक अटल कैंटीन हमारी बनकर तैयार हो गई है। और रही अधिकारियों की बात, तो बीच में हमारा एक जो अधिकारी यहाँ से रिटायर्ड हो गया था, मार्केट कमेटी का जो सुपरवाइजर था मार्केट कमेटी, तो वो उसकी जगह दूसरा आ गया और इस तरह की कोई दिक्कत नहीं है और हमारी तिगांव मंडी बिल्कुल सुचारू रूप से चल रही है। तो मंडियों में पूरे हरियाणा की मैं बात करूं अगर, तो किसानों को क्या आपकी सरकार बहुत ज्यादा परेशान करते है? क्योंकि आप लोग तो दावा करते हैं हम किसान हितैषी हैं, हम तमाम किसानों के लिए काम कर रहे हैं, एमएसपी पर फसल खरीद रहे हैं और अपने पोर्टल के जरिए तमाम चीजें करने की कोशिश करते हैं, लेकिन विपक्षी ये कहते हैं कि भाई सबसे ज्यादा अगर किसानों को कोई परेशान करने वाली सरकार है तो वो आप लोगों की है, क्योंकि आप पोर्टल खेलते रहते हैं, आप धरातल पे काम करना नहीं जानते। पोर्टल में कितना उलझा के रखेंगे किसानों को? देखो, मैं बात करूं, हरियाणा एकमात्र ऐसा एक स्टेट है, प्रदेश है, जिसमें 24 फसलों को एमएसपी पे खरीदा जाता है। और रही बात पोर्टल की, तो इससे एक ट्रांसपेरेंसी जो रहती है, जो बनती है, किसी को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। अगर पेमेंट किसी की भुगतान हो रहा है तो डायरेक्ट उसके किसान के खाते में आता है। पहले आड़तियों बिचौलियों के बीच में से पैसा आता था, किसानों को 6-6 महीने तक, उससे ज़्यादा भी समय हो जाता था, उनको भुगतान नहीं होता था। अब किसी किसान को किसी के पास जाने की जरूरत नहीं है। 72 घंटे के अंदर अंदर हमारी सरकार, प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार डायरेक्ट किसान के खाते में पैसा दे रही है। जब से हमारी सरकार आई है, बिचौलिए और मिडलमैन को ख़त्म कर दिया गया है। और उसकी बात अगर हम करें, किसान हितैषी सरकार हमारी है। हम हमारे जो अधिकारी हैं, डीएफएससी, को भी हमने निर्देश दिए हैं सख्त कि भाई किसी भी किसान को किसी भी तरह की कोई दिक्कत ना आए, क्योंकि अगर किसान को दिक्कत आएगी तो हमारे मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि भी जो भी उसके लिए जिम्मेदार होगा, जो भी अधिकारी हो, चाहे बड़ा अधिकारी हो, आला अधिकारी हो, उसको बख्शा नहीं जाएगा। सीएम साहब ने किसानों को लेके अलग से आपको इंस्ट्रक्शंस दे रखी कि कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। कृषि प्रधान प्रदेश है हरियाणा। बिल्कुल, जैसे मैंने आपको बताया, पहला एकमात्र स्टेट है, एक प्रदेश है जो 24 फसलें एमएसपी पे खरीद रहा है। और किसानों के लिए, चाहे हम बात करें मुआवजे की बात करें, पहली सरकार है जो मुआवजा 12 से 14 हज़ार रुपया दे रही है। और जो भी हमारे बाढ़ में जिस भी किसानों को नुकसान हुआ, फसलों का या घरों का या किसी और चीज़ का भी, तो हमारी सरकार ने साथ के साथ तुरंत उनका जो भी कंपनसेशन है वो उनको दिया। और हमारी सरकार किसानों के लिए काम कर रही है, किसान हितैषी हमारी सरकार है और किसी भी तरह की कोई भी किसानों की तरफ से हमें कोई शिकायत नहीं आ रही। धान खरीद को लेकर विपक्ष लगातार कहता रहा घोटाला हुआ है, घोटाला हुआ है। आप लोगों ने कहा कि कोई ऐसा घोटाला नहीं हुआ है, कहीं जगह पे कहीं अनियमितताएं पाई गई और हमने तुरंत उस पर एक्शन लिया, जिसको लेके सदन में भी सीएम साहब ने बोला। धान घोटाले जैसी स्थिति दोबारा से ना बने, उसके बाद आपने कोई सबक सीखा उसके एक्शन में, कार्रवाई में, या फिर पूरे सिस्टम में, पॉलिसी में ट्रांसपेरेंसी लाने की कोशिश की क्या? बिल्कुल, अभी जब इसके बाद हमने 75 से 80 जो हमारे अधिकारी हैं उनको सस्पेंड भी किया, उन पे एफआईआर भी की, चार्जशीट भी हमने उनको किया। और उसको और अब इस बार जो और उसमें चेंजेस लाकर जो हमारी अभी प्रोक्योरमेंट हो रही है जो गेहूं की, उसमें हमने दोनों जगह मंडी के एग्जिट पे भी और एंट्री पे भी दोनों जगह कैमरे लगा दिए हैं। गेट पास दोनों जगह चेक होगा, एंट्री पे भी एग्जिट पे भी। और जीरो फेंसिंग जो एक उससे कनेक्ट कर दिया गया है कि भाई उसको मंडी के पास आके ही पहले रजिस्ट्रेशन, पहले होता था बाहर से भी वो रजिस्ट्रेशन करा सकता था। अब जीरो मतलब फेंसिंग के मतलब ये कि उसको मंडी के नज़दीक आकर ही अपनी विद जो भी उसकी गाड़ी है और अपना खुद फोटो के साथ उसको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो जो जिस तरह से जो पहले थोड़ी बहुत जो दिक्कत आई थी वो इस हमारे प्रिक्योरमेंट में, गेहूं के प्रिक्योरमेंट में दिक्कत नहीं आएगी। ये सारा का सारा खेल अधिकारियों का था। कुछ अधिकारी उसमें मिले हुए थे, तो उसमें जो भी कार्रवाई बनती थी करी है और करेंगे भी आगे। हम लोग ये सोचते हैं कि भाई अधिकारी इतने स्मार्ट कैसे हो जाते हैं, सारी चीजें कुछ भी होती तो ये आ जाता है कि भाई अधिकारियों ने किया है। ऊपर बैठे व्यक्ति को ये मालूम नहीं चलता है कि क्या कर रहे हैं अधिकारी। देखो, अगर इसकी बात करें हम, जब ये धान की जो खरीद थी हमारी अक्टूबर में चालू हुई थी, तो अक्टूबर 24 को ही हमने एक्शन लिया, जबकि खरीद चालू होते ही हमने एक्शन लिया। और
अक्टूबर 30 को पहली एफआईआर करी है। विपक्ष के पास ये मुद्दा हमने भेजा, हमने जो भी हमें दिखाई दिया कि भी कुछ गड़बड़ हो रही है, अनियमितताएं हो रही है, तो साथ के साथ हमने एक्शन लिया। प्रिक्योरमेंट तो नवंबर तक हुई, ये नहीं हमने प्रिक्योरमेंट के बाद एक्शन लिया। जैसे ही हमें खबर आई कि भाई कहीं से जो मिलर्स हैं या हमारे अधिकारी हैं ये गड़बड़ी कर रहे हैं या कुछ गड़बड़ हो रही है, तो साथ के साथ हमारे मुख्यमंत्री जी ने एक मीटिंग ली और 30 अक्टूबर को हमारी पहली एफआईआर हुई। और उसके बाद लगातार जैसे जैसे जहाँ से भी हमें गड़बड़ की खबरें आई, साथ के साथ हम एक्शन लेते गए और 75 से 80 अधिकारियों को इसमें हमने सस्पेंड किया, चार्जशीट किया और एफआईआर की। ये भी कहा जाता है कि भाई आप तो हरियाणा के किसानों की बात करते हो, लेकिन जब धान खरीद की बात आती है तो तमाम अलग अलग प्रदेशों से किसान आ जाते हैं, उनकी फसलों को ले लिया जाता है। हरियाणा के किसान तो यूं ही परेशान रहते हैं। देखो, हमारा एक भी किसान, अगर हम धान की बात करें, कोई किसान, एक भी किसान की तरफ से शिकायत नहीं आई कि मेरा धान नहीं खरीदा गया है। आप बता सकते हैं अपने चैनल के माध्यम से भी, किसी से पूछ के भी बता सकते हैं, सबका धान हमने खरीदा। और जो जहां गड़बड़ आई हमारे हरियाणा की नहीं आई थी, जो गड़बड़ आई बाहर से आई, तो उसको साथ के साथ हमने उस पर कार्रवाई की और आगे भी अभी कार्रवाई जारी है, जांच जारी है। अभी भी पेहवा में एक मिलर को अभी चेकिंग के दौरान उसका जो धान कम पाया गया उसके खिलाफ एफआईआर कर दी गई है और 5 करोड़ 80 लाख के करीब उस पर पेनल्टी जुर्माना भी लगा दिया गया है। आपको लगता है कि किसानों के लिए ये अच्छा है सिस्टम जो आपने ऑनलाइन चीजों को करने की कोशिश की है, पोर्टल बना दिए गए हैं कि आप वहां पर अपनी फसल खराबे की तस्वीरें अपलोड कीजिए, शिकायतें अपलोड कीजिए और फिर उसी सिस्टम के दायरे में रह के सरकार एक्शन लेगी? आपको लगता है किसानों के लिए ये सही है या फिर किसानों को परेशानी होती है कि भाई हम तो 1 to 1 जाकर ही बताना चाहते हैं, ऑनलाइन पोर्टल पे जाएंगे तो हमें तो समझ में आएगा नहीं कि सिस्टम चलेगा कैसे? देखो, जैसे मैंने पहले भी बताया, पहले भुगतान जो होता था आड़तियों के थ्रू होता था और आड़ती किसानों को 6-6 महीने और उससे ज़्यादा भी चक्कर कटवाते थे और किस्तों में, टुकड़ों में उनको पैसे मिलते थे। किसान के पास और कोई चारा होता नहीं था, तो उनका, किसानों का फायदा आड़ती उठाया करता था, मिडलमैन बिचौलिए उठाया करते थे। अब डायरेक्ट 72 घंटे में किसान के खाते में पैसे जाते हैं, तो एक तो ये उनको फायदा है। पहले अपने मुआवजे के लिए पटवारियों के चक्कर काटने पड़ते थे, ऑफिसों में जाना पड़ता था। अब वो घर बैठ के पोर्टल से, अपने घर से ही अपने फसल का, अपने खेत का रजिस्ट्रेशन करा सकता है। तो ये अच्छा है कि जो पहले था कि वो अच्छा है। ये आप खुद बता सकते हैं कि भाई जो पहले मिडल मैन बिचौलिए वो हमने खत्म किए और पहले जो चक्कर काटने पड़ते थे अधिकारियों के, पटवारियों के और किसी के पास जाना पड़ता था, अब घर बैठ के अपना पोर्टल सही भी है और जरूरी भी है, ये मंत्री जी कह रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल, आप खुद ही आप बताएं, आप ये सही है कि गलत है? 1.5 साल के करीब का कार्यकाल हो गया है, संतुष्ट हैं कि भाई मैंने अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए कम से कम जो प्लान लिया था उसी दिशा में आगे बढ़ता हुआ काम कर रहा हूं और उम्मीद है कि जितने सपने देखे थे वो जल्दी पूरे हो जाएंगे? देखो, हमने पहले भी एक, मैं जब 19 में बनकर आया था, मैंने जब कहा था कि अपने ग्रेटर फरीदाबाद को हम मेट्रो की कनेक्टिविटी से जोड़ेंगे और ग्रेटर फरीदाबाद को हम न्यू इंडस्ट्रियल टाउन एनआईटी से भी एक एलिवेटेड रोड या सिग्नल फ्री रोड हम बनाएंगे। तो दोनों हमारे मुख्यमंत्री जी ने मांग हमारी जो थी पुरानी वो पूरी करी। बजट में हमें जो मेट्रो की लाइन हमें दी है गुरुग्राम से एनआईटी और फिर एनआईटी से ग्रेटर फरीदाबाद से नोएडा और आगे चल के ग्रेटर नोएडा, ये एक बहुत बड़ी सौगात हमें मिलने जा रही है और हमें, मैं इसके लिए अपने मुख्यमंत्री जी का भी धन्यवाद करूंगा जो हमारी मांग थी पूरी की। और इसी तरह से जो पहले हमें गुड़गांव जाने में 1 घंटा 1.5 घंटा लगा करता था, जो ग्रेटर फरीदाबाद के लोग हैं अब मेट्रो से 40 मिनट में, 45 मिनट में आराम से जा सकते हैं और वहाँ से आ भी सकते हैं। और एक जो मैं बात करूँ, जो हमारी सैनिक कॉलोनी से और सीधा ग्रेटर फरीदाबाद हमारे बीपीटीपी तक आ रही है, जो अब अगर आज की मैं बात करूं, आज अगर हम बीपीटीपी से सैनिक कॉलोनी मोड़ तक, गुड़गांव मोड़ तक अगर हम जाते हैं, उसमें हमें समय लग जाता है 45 मिनट से 50 मिनट और ज़्यादा भी लग जाता है कई बार। तो उस रोड के बनने के बाद हम 10 से 12 मिनट में बीपीटीपी पुल से और सैनिक कॉलोनी तक जा सकेंगे। और उसके बाद जो हमारी रोड है, ये जो गुरुग्राम रोड है, इसको भी बाद में आगे के लिए एलिवेटेड करने का प्रोग्राम है, जहां पर ये आगे जाकर बजट में जो भी मांगे रखी थी सीएम साहब से
बिल्कुल दिल खोल के CM बिल्कुल साहब बिल्कुल ने नई आईएमटी के लिए भी जो एक मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा है कि नई नई आईएमटी हमारी मोहना छायसा में बनेगी और हमारी इंडस्ट्रीज के लिए आईएमटी की जो इंडस्ट्रीज हैं उनके लिए एफएआर भी मुख्यमंत्री को हमने मांग रखी थी कि एफएआर उनका बढ़ा दिया जाए, क्यों आज जमीन की जो कीमत है वो काफ़ी बढ़ चुकी है। तो जो छोटे प्लॉट वाले हैं या जो प्लॉट जिन्होंने ले रखा है उनको एक एफएआर ज़्यादा मिलेगा, तो एक कंस्ट्रक्शन उनका कवर्ड एरिया और उससे एफएआर से बढ़ जाएगा। बहुत सारी कोई मांगे थी जो भी हमारे मुख्यमंत्री जी ने हमारे यहाँ के जो व्यापारी हैं, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं या और भी ऑर्गेनाइजेशन है और भी एसोसिएशन है, जो भी उन्होंने मांगे रखी जो मुख्यमंत्री जी के आगे जब वो बजट से पहले प्री बजट डिस्कशन में आए थे सूरजकुंड में, तो ज़्यादातर सभी मांगों को जो भी जायज़ मांगे थी मुख्यमंत्री जी ने देखते हुए हमारी मांगों को पूरा किया। फरीदाबाद को आगे और तरक्की की राहों पे लेके चलने के लिए, गांव के ओवरऑल विकास के लिए क्या लगता है, क्या कमी है कि भाई ये चीज होनी चाहिए ताकि फरीदाबाद, जो हम आज गुड़गांव को जिस नजर से देखते हैं, फरीदाबाद का जिक्र भी उसी तरह से हो और एक बड़ा योगदान फरीदाबाद का भी हो हरियाणा की ग्रोथ में? देखो, ग्रेटर फरीदाबाद की अगर हम बात करें तो जैसे ग्रेटर फरीदाबाद नया एक टाउन, नया सिटी बनने जा रहा है, बसने जा रहा है और उसमें एक स्टेडियम के लिए हमने मांग रखी है और मुझे आपको बताते हुए खुशी हो रही है कि एक 84 करोड़ के करीब का एक स्टेडियम हमें जल्दी नीम का गांव में मिलने जा रहा है। और अगर हम बात करें कम्युनिटी सेंटर्स की, जो हमारे गांव हमारे नगर निगम में गए हैं उसके लिए 550 करोड़ हमारे मंजूर हो चुके हैं। उसमें नई सीवर लाइन की बात हो, चाहे पानी की लाइन की बात हो, जो हमारी नई कॉलोनीज जो बन रही हैं, जो अनऑथराइज थी उनको अप्रूव किया गया है, उनके लिए 550 करोड़ हमारा मंजूर हो गया है। और जल्दी जो हमारी कॉलोनियाँ ऑथराइज हुई हैं उनको ये सीवर लाइन, पानी की लाइन और भी जो वहाँ विकास के कार्य होने, चाहे उनकी सड़कों की बात करें, चाहे वहाँ कम्युनिटी सेंटर्स की बात करें, वो जल्दी हमारे पूरे हो जाएंगे। सैनी साहब के नेतृत्व में आश्वस्त हैं कि फरीदाबाद बहुत तेजी से आगे बढ़ेगा और जो भी कमियां हैं उनको जल्दी ही सरकार दुरुस्त करेगी। देखो, हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी 90 की 90 विधानसभा जो हमारी हैं, चाहे हमारे जहाँ पर विधायक हैं वो, जहाँ हमारे विधायक नहीं हैं वहाँ भी एक सामान्य काम कर रहे हैं और सभी को वो एक ही नज़र से, एक ही निगाह से देखते हुए पूरे समूचे हरियाणा को बढ़ावा दे रहे हैं। और जो विकास हो रहा है पूरे हरियाणा में हो रहा है, किसी के साथ भेदभाव नहीं कर रहे जैसे पहले हुआ करता था कि भाई एक पर्टिकुलर एरिया का ही विकास होता था, जहाँ से एरिया के ही मुख्यमंत्री होते थे तो उनका पर्टिकुलर एरिया पे ही ध्यान होता था और पर्टिकुलर एरिया का ही डेवलपमेंट या प्रोग्रेस होती थी। आज हमारे पूरे हरियाणा को एक सामान्य विकास हो रहा है। सभी का जो भी मांगे हमारे मुख्यमंत्री जी के पास कोई भी जाता है कि भी वहाँ के एरिया की, उस क्षेत्र की ये मांग है, ये डिमांड है, अगर वो वाजिब डिमांड है, वाजिब मांग है तो उसको पूरा भी करते हैं और लागू भी करते हैं। आप लोग तो सीएम साहब के नेतृत्व के कायल हैं, बनता भी है, लेकिन विपक्ष क्यों हो गया है? जर्नैल सिंह जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की, वो कह रहे हैं मैं ही नहीं, सीएम साहब से तो सारे मिलके आते हैं चुप चुप के, क्योंकि सीएम साहब सबके काम करते हैं। देखो, आप ये बात जो मैं कह रहा था आपने खुद नहीं बोल दी कि भाई जो सीएम साहब के पास जाता है। मैं 90 के 90 विधानसभा की बात कर रहा हूँ, मैं अपने विधायकों की बात नहीं कर रहा, जो भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं, जो हमारे से अलग भी जो भी विधायक मुख्यमंत्री जी के पास किसी भी काम को लेकर जाता है बिना भेदभाव के, तुरंत जो भी अगर वो जब वाजिब है या जो भी काम वहाँ का लिए मांग है, एक क्षेत्र की मांग है, डिमांड है, उसको साथ के साथ करते हैं। और आपने देखा भी जो कांग्रेस के, विपक्ष के भी जो विधायक हैं हमारे मुख्यमंत्री जी की तारीफ कर रहे हैं, उनको आपने देखा भी राज्यसभा के चुनाव में किस तरह का रिजल्ट आया और कैसा रिजल्ट आया। और ये खूबी है हमारे मुख्यमंत्री जी के, एक सरल सौम्य जो स्वभाव, उनका बिहेवियर, एक जो बिना भेदभाव के रात को 2 बजे भी, 1 बजे भी, 12 बजे भी कोई उनके पास जाता है तो उनके दरवाजे उनके लिए खुले हैं और किसी भी समय उनको मिल सकते हैं, कोई भी काम के लिए मिल सकते हैं, चाहे विपक्ष का हो, चाहे पक्ष का हो, चाहे कोई भी हो। और ये एक खूबी हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी में है। चलिए,
बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। धन्यवाद, तमाम बहुत बहुत चर्चा के धन्यवाद, लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो सैनी साहब की खूबियों का जिक्र कर रहे हैं और सैनी साहब की खूबियों का जिक्र तो विपक्षी पार्टियों के विधायक भी कर रहे हैं। ग्राउंड पे भारतीय जनता पार्टी कितनी तेजी से काम कर रही है, फरीदाबाद के विकास को लेकर तमाम यहाँ के जनप्रतिनिधि कितने ज्यादा गंभीर हैं, क्या कुछ रोड मैप है, इस कॉन्क्लेव के जरिए हम यही जानने की कोशिश कर रहे हैं। और फरीदाबाद कैसे आगे आने वाले समय में compete करेगा, गुरुग्राम को टक्कर देगा, ये विजन कैसे लेके चल रहे हैं हरियाणा के तमाम नेता इस कॉन्क्लेव में, इसी पर चर्चा। और राजेश नागर जी से ये खास बातचीत आपने सुनी और तमाम एक्सपीरियंसेस साझा किए, तिगांव के तमाम मुद्दों पर जवाब दिए और खुल के बता दिया ये नायब सैनी की सरकार है, भेदभाव नहीं करती है, 90 के 90 हल्के और उस पर लगातार समान विकास का काम चल रहा है। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस सेशन में जुड़ने के लिए। ओवर टू यू। थैंक यू सो मच मैम। अब आप सुन रहे थे राज्य मंत्री राजेश नागर को, जिन्होंने बेबाकी से हरियाणा न्यूज के एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता के सवालों का जवाब दिया और अपने हल्के के हर एक मुद्दे पर बातचीत की। अब एडिटर इन चीफ प्रतिमा दत्ता जी राज्य मंत्री को छोटी सी भेंट हमारी तरफ से दे रही है और साथ ही फरीदाबाद से ब्यूरो चीफ राजेंद्र दहिया जी, राजेश जी बस एक सेकेंड और प्लीज, राजेंद्र जी भी आपको एक छोटी सी भेंट देना चाहते हैं। और जिस तरह से लगातार सरकार पर्यावरण संरक्षण के लिए काम कर रही है, उसी दिशा में हरियाणा न्यूज की भी एक पहल है और आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना समय निकाला, इतनी बेबाकी से अपनी बात रखी। चविष्का आज